बुलेटिन में सबसे पहले आम खबर यह कि एफबीआर ने जायदाद की नई कीमतें मुकर्रर करने के लिए रीजनल कमिश्नर्स को खत लिख दिया है। एफबीआर ने तमाम दफातर से प्रॉपर्टी की नई एलिवेशन तलब कर ली है। एफबीआर के मुताबिक मुल्क के 18 बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की नई एलिवेशन का तयन किया जाएगा। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम ने ज्वाइन किया है। अशरफ, कहिएगा एफबीआर की तरफ से लिखे गए खत से मुतालिक डिटेल्स क्या हैं आपके पास? जी, जैसा कि आपने कहा कि एफबीआर ने तमाम रीजनल ऑफिसर्स को एक खत लिखा है जिनमें कमिश्नर से खास तौर पे कहा गया है कि फौरी तौर पर जो मुल्क के 18 बड़े शहर हैं वहाँ प्रॉपर्टी की नई कीमतों का तयन किया जाए कि मार्केट वैल्यू के मुताबिक कितनी बनती है और उनका कितने डिफरेंस है इस वक्त सरकारी कीमत से। उसमें ये भी कहा गया है कि वैल्यूएशन सेम हो, जो इस वक्त मार्केट रेट है उसके मुताबिक पार्टी की कीमतों का प्रॉपर्टी की कीमतों को तयन किया जाए। किसी ऐसा इलाके जो पार्टी की वैल्यूएशन में शामिल नहीं है इस वक्त किसी वजह से रह गए थे, उनको भी नई इवैल्यूएशन में शामिल किया जिन 18 बड़े शहरों से। अगर कोई तमाम रीजनल कमिश्नर इसमें फेल हुआ तो वो अपनी ऐसे एरियाज नहीं हाईलाइट करता जहां प्रॉपर्टी की कीमतें नहीं नोटिफाई करने के साथ साथ एफबीआर को मुतले नहीं करता। उसमें यह भी कहा गया कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी उनके फेल होने के, उनके फेलियर पे कि वो क्यों उन्हें बर वक्त इतला नहीं की और वहाँ पे हर शहर में हर जगह पे जो 18 बड़े शहर हैं हर एरिया में पार्टी की नई इवैल्यूएशन क्यों नहीं की। और इस पे कहा गया कि फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद होगा। लेटर पे भी मोस्ट अर्जेंट का लफ्ज लिखा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ मलखम, आपने डिटेल्स दी। एक और आम खबर यह कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को बुनियाद बनाकर LNG रेफरेंस के मुलजमान ने बरियत की दरखास्तें दायर करने का फैसला कर लिया। शाहिद खाकान अब्बासी के शरीक मुलजमान ने नैब ऑर्डिनेंस में रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा कर दी। शरीक मुलजिम के वकील ने कहा कि नैब का तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बरियत दरखास्त दायर करेंगे। निजी एयरलाइन के CEO चौधरी असलम ने बतौर प्राइवेट शख्स रेफरेंस से नाम निकालने की इस्तदा की। नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ था कि काबीना फैसलों को जो नैब से इस्तिस्ना दिया गया उसका इतलाक 6 अक्टूबर के बाद होगा। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए 26 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। और इससे मुताल्लिक़ नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे डिटेल्स लेंगे। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, ये जो आज समाअत हुई है इससे मुताल्लिक़ बड़ी एक अहम बात नैब प्रोसिक्यूटर की तरफ से ये की गई है कि काबीना फैसलों को जो नैब से इस्तिस्ना दिया गया उसका इतलाक 6 अक्टूबर के बाद होगा। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, इसका मतलब है जो नैब ने अभी मौक़िफ़ दिया है आज समाअत के दौरान। ये एक इब्हाम जो है वो नैब की तरफ से पैदा किया गया, लेकिन अगर जो है वो तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है नैब का उसका जो सेक्शन 3 है 2 का 3 जिसमें जो है वो ये लिखा गया है कि अपॉन द नेशनल असेंबली सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 कमिंग इनटू फोर्स ऑल पेंडिंग इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशंस ट्रायल्स और प्रोसीडिंग्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस रिलेटिंग टू द पर्संस और ट्रांजैक्शंस mentioned in subsection 2 shall stand transferred to the concerned authorities, departments and courts under the respective laws as the case may be। और इसमें जो सेक्शन 2 है उसके अंदर नैब का जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है जिसमें जो मुख्तलिफ इदारों के फैसले जो थे वो नैब की गिरफ्त से बाहर निकाले गए थे, वो सेक्शन 2 उसके अंदर ये बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर लिखा गया है कि वफाकी काबीना, सूबाई काबीना, एथनिक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट और दूसरे जो इस तरह के पॉलिसी साज फैसला साज इदारे हैं उनमें किए गए फैसले नैब की गिरफ्त से बाहर होंगे। और यही प्ली जो है वो जो शरीक मुल्ज़मान हैं उन्होंने ली है। अब इस हवाले से जो हमारी मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन से बात हुई है उनमें वसीम सज्जाद, सेनेटर वसीम सज्जाद जो साबिक सदर भी रहे, कायम मुकाम सदर, उनका भी यही मौक़िफ़ था। उनका कहना था कि इस हवाले से ये नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक जो है उन तमाम केसेस पर होगा जो कि ज़ेरे समात हैं मुख्तलिफ अदालतों में और नैब के अंदर जो इंक्वायरीज हैं उनके ऊपर भी। ताहम उनका ये कहना था कि इसका तरीकाकार यही होता है कि अदालत के अंदर दरखास्त दी जाती है और अदालत उस दरखास्त की बुनियाद के ऊपर से फैसला करती है। लेकिन उनका ये भी कहना था कि इस हवाले से इब्हाम भी है इस ऑर्डिनेंस के अंदर, और वो इब्हाम ये है कि वो कौन सा फोरम होगा जो ये तय करेगा कि ये मामला अब कहाँ किस कानून के तहत कौन से फोरम पे जाएगा। इसी तरह सलमान अकरम राजा जो हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, उनसे भी हमने बात की इस हवाले से और उनका भी यही मौक़िफ़ था
कि जो तरीकाकार है, इस तरीकाकार के तहत कि इस ऑर्डिनेंस से कौन फायदा उठा सकता है या नहीं, और वो फैसले जो कि वफाकी काबीना या सूबाई काबीना ने किए हों और उनकी बुनियाद पर जो रेफरेंस बनाए गए हों इस ऑर्डिनेंस के तहत, अब जो है ये एक दरखास्त मुल्ज़िमान जो है वो दे सकते हैं मुतल्लका अदालत के अंदर, और वहां से वो अपना रिलीफ जो है वो ले सकते हैं। यानी कि वाज़ेह बात है कि ये पेंडिंग इंक्वायरीज ऑन गोइंग जितने भी ट्रायल्स हैं, केसेस हैं, ये सब पे इसका इतलाक़ होगा, जो आपने पढ़ के भी सुनाया। लेकिन ये कि नया प्रोसिक्यूटर का जो मौक़िफ़ आया वो एक इससे थोड़ा सी मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, आपने डिटेल्स दी हमें। नैब ने मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने ज़मानत का गलत इस्तेमाल किया। 19 सितंबर 2018 को सज़ा मअतल करके ज़मानत देने का फ़ैसला कल अदम किया जाए। एहतसाब अदालत ने मरीम नवाज को 7 साल कैद, 2 मिलियन पाउंड जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। अदालत से शिकायत की गई है कि मरीम नवाज अदालत में हर पेशी को सियासी थिएटर समझती हैं। कमरा अदालत को प्रेस क्लब में तब्दील करके रिपोर्टर्स और वीलॉगर्स को इंटरव्यू देती हैं। बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाई रैंक ऑफिशियल्स और नैब के खिलाफ कमेंट्स इश्तियाल अंगेज होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ है। इजलास में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। काबीना इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई ने ज्वाइन किया। अयाज, काबीना इजलास का अहवाल क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास से भी खत्म हुआ है, जिसमें मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल के साथ साथ अफगानिस्तान की जो सब मौजूदा सूरत हाल है इस पर भी तबादला ख्याल किया गया और मुतअद्दिद एजेंडा आइटम्स की मंजूरी दी गई, जिसमें अहम बात यह है कि आज MQM ने जो मौसम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हवाले से उन्होंने आज ये कहा कि किसी शहर या साइंसी इमारत को जो है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम से मनसूब किया जाए। अमीनुल हक जो मेंबर हैं कैबिनेट के MQM की रिप्रेजेंटेशन करते हैं उनकी तरफ से, और ये भी कहा गया कि हमें इंतखाबी इस्लाहात में हुकूमत ने हमें जो है वो एतमाद में नहीं लिया, हम इत्तेहादी हैं, लिहाजा हमें हुकूमत जो है वो इंतखाबी इस्लाहात के अमल में हमें एतमाद में दे, नहीं तो ऐसा हमारे लिए फिर उनके साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आपका शिकवा बिल्कुल जायज़ है, आपको एतमाद में लेना चाहिए था। साथ साथ GDA भी इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर MQM की उन्होंने हिमायत भी की है। साथ साथ जो आज अहम जो आज एजेंडा आइटम है जिसमें K2 एयरवेज की डोमेस्टिक लाइसेंस की तजदीद की मंजूरी दी गई, सियाल एयरवेज लिमिटेड के डोमेस्टिक को इंटरनेशनल लाइसेंस की तजदीद थी। काबीना इजलास का अहवाल हमें अयाज अकबर यूसुफजई दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम से मुताल्लिक़ अपडेट ये कि कोयटा समेत सूबे के शिमाली इलाकों में दर्जा हरारत में कमी आने लगी है, जिसके बाद सुबह के वक्त मौसम कदरे सर्द हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी कोयटा और गिरदोनवाह में मतला साफ़ और मौसम खुश्क है। कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दर्जा हरारत में कमी से सुबह के वक्त मौसम सर्द हो गया है। PDM के तर्जुमान हाफिज़ अब्दुल्ला ने 12 अक्टूबर 1999 को पाकिस्तान की तारीख के स्याह दिनों में से स्याह तरीन दिन करार देते हुए कहा कि आज के दिन डिक्टेटर मुशर्रफ ने मुंतखब वज़ीर आज़म, मुंतखब पार्लियामेंट को घर भेज दिया, मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करके आइन को मुअत्तल किया, जिसकी वजह से आइनी और इंसानी हुकूक मुअत्तल हो गए। इसी दिन एक मुंतखब वज़ीर आज़म के हाथों में हथकड़ियाँ डालकर उसे जेल में पाबंद सलासिल किया गया। बैक वक्त पार्लियामेंट, मुंतखब हुकूमत, आइन और अवाम के वोट की तौहीन की गई। जिस डिक्टेटर ने किया उसके खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सेठ वक़ार का फैसला मौजूद है। हाफिज़ अब्दुल्ला ने कहा कि 12 अक्टूबर का दिन यौम स्याह के तौर पर याद किया जाएगा और मनाया जाएगा। डिक्टेटर मुशर्रफ ने मीडिया की आज़ादी सल्ब की, नैब जैसे इंतकामी इदारे को जन्म दिया। बदकिस्मती से आज भी मुल्क पर इमरान खान और उनके 17 वज़रा जो मुशर्रफ के साथ काबीना में थे मुसल्लत हैं। इमरान खान ने भी 12 अक्टूबर के मार्शल लॉ की हिमायत की थी, रेफरेंडम में मुशर्रफ का साथ दिया था। आज भी इदारों को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान और उनके गैर आइनी, गैर कानूनी फैसलों के खिलाफ बोलना जुर्म बन चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने DGISI के नोटिफिकेशन के मामले पर एतमाद में लिया। ज़राए का बताना है कि वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि मामले को गलत रंग देने की कोशिश न की जाए।
वज़ीर आज़म ने कहा कि हम एक पेज पर हैं और मामला खुश उसलूबी से जल्द हल होगा।